अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग। आज से हम शुरू करने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी, है ना। दिसंबर 2024 बैच के लिए जितने भी पेपर 1 की डेमो लेक्चर्स होने चाहिए सारे रिकॉर्ड करके हमने दे दिए हैं। और जहाँ तक हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी की, तो आप जब पेपर 1 उल्टिएगा तो वहाँ पर है रिसर्च एप्टीट्यूड, है वहाँ पर देखिए, है ना। वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर हम बात करेंगे किसकी, पेपर 1 की बात करेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड है वहाँ पर, ठीक है, पेपर 1 के अंदर। इसके बाद जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको इनका जो यूनिट नंबर 6 होता है वो होता है कौन सा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। ये जो कॉमर्स वाले होते हैं उनके लिए होता है रिसर्च मेथड, ठीक है। और जो साइकोलॉजी वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए होती हैं रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, पेपर 1 में जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, सेम उसी तरह से और मतलब उसी से मिलता जुलता, उसी का थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं बृहद विस्तृत जो है आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड देखने को मिल जाएगा। उसी से मिलता जुलता आपको रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो भाई अगर हम बात करेंगे तीनों की, चाहे पेपर 1 रिसर्च, पेपर 1 तो मैं क्लास लेता ही हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। भाई कॉमर्स में मुझे लेना ही है कौन सा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड का क्लास लेना ही है, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड का क्लास तो लेना ही लेना है ना, कॉमर्स के अंदर। और साथ ही साथ साइकोलॉजी के अंदर कौन सी, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इन तीनों की एक कॉमन क्लास हमने अरेंज की है कि अगर मान लीजिए कि कॉमन सिलेबस हम पढ़ते हैं तो यहाँ से पेपर 1 के अंदर जो रिसर्च है वो भी कवर हो जाएगा, कॉमर्स के अंदर जो रिसर्च मेथड है वो भी कवर हो जाएगा, और जो साइकोलॉजी के हैं जो पेपर 2 जिनका साइकोलॉजी है उनका यूनिट नंबर 2 रिसर्च मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं कॉमन रूप से तीनों चीजें हो जाएंगी। तो मुझे एक ही, अब मैं सोचा कि बार बार पढ़ाने से बढ़िया है कि एक ही जगह पढ़ाऊँ उसको, अच्छा रहेगा, है ना, सभी एक साथ उसको पढ़ सकते हैं। बाकी पेपर 1 के जो जितने भी डेमो लेक्चर्स होने चाहिए सारे यूट्यूब पे चले गए हैं, तो वहां पर यूनिट नंबर 2 हो गई आपकी जो पेपर 1 के लिए है। जो साइकोलॉजी के लिए उनके लिए भी यूनिट नंबर 2 ही है पेपर 2 के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। और जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए कौन सा हो गया, यूनिट नंबर 6 हो गया। तो एक कॉमन कहीं ना कहीं पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं दिसंबर 2024, ठीक है। तो उसी की शुरुआत करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़नी है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जहां तक बात करेंगे तो वहां पर सिलेबस थोड़ा कम है, लेकिन जब उसके क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बड़े ब्रॉड टर्म में पूछते हैं क्वेश्चन। सिलेबस उसका कम है, लेकिन जब क्वेश्चंस आप देखोगे कि जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार भी जून 2024 में, तो वहां पर कोरिलेशन की बात कहीं पर नहीं की गई है, लेकिन कोरिलेशन से भी क्वेश्चन था, है ना। तो क्वेश्चन उसके ब्रॉड टर्म में आ जाते थे, इसलिए थोड़ा मैं हमको ब्रॉड टर्म में पढ़ना चाहिए उसको, ताकि मान लीजिए कि और रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, जो मतलब पीजी कर रहे हैं, उनके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया ही जाता है, एक पेपर है ही, है ना। हाँ, पीजी में एक पेपर है ही। साथ ही साथ जब आप पीएचडी करने जाएंगे तो वहां पर जो 6 महीने का कोर्स वर्क होता है वहां भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पढ़नी भी चाहिए, अच्छे तरीके से जाननी भी चाहिए। और जो साइकोलॉजी के उनके लिए खासकर अच्छा है, पेपर 2 में उनका एक पूरा सब्जेक्ट है 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन वहां से बन के आते हैं। जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भाई बहुत बेस्ट तरीका है, क्योंकि 10 क्वेश्चन वहां से निकल के आते हैं। और जो पेपर 1 वाले हैं वो भी थोड़ा बढ़िया से पढ़े, है ना। उसमें जितनी जरूरत होगी, जहां से क्वेश्चन आएगा वो आप बना लो, जहां नहीं आएगा तो कोई ज्ञान तो खराब करेगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा इसको कॉमन रूप से पढ़ाया जाए। तो इसकी क्लासेस जो है साइकोलॉजी के लिए 10 बजे रहेंगी, और जब तक रिसर्च चल रही है जब तक रिसर्च चल रही है तब तक पेपर 1 के लिए भी और साइकोलॉजी के लिए भी, दोनों की जो ऑफलाइन क्लास की टाइमिंग होंगी वो 10 बजे ही होंगी। और जो स्टूडेंट इतनी में जुड़े होंगे, लाइव में जुड़े होंगे, वो एक साथ लाइव में हर वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर जब मैं क्लास शुरू करता हूँ तो दोनों कोर्सेज को एक साथ मर्ज किए जाते हैं एप्लीकेशन पर, तो वो दोनों जगह एक ही साथ वीडियो रिकॉर्डेड भी होंगी, तो आपको कोई समस्या, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में, कौन कौन चीजें। सबसे पहला जो दिया गया रिसर्च
के बारे में, रिसर्च मीनिंग के बारे में दिया गया है। रिसर्च के मीनिंग क्या है, उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में दिया गया है। उसका पर्पस क्या होता है रिसर्च का, आपके भाग रहे हैं। रिसर्च के मीनिंग के बारे में दिया, रिसर्च के पर्पस एंड डायमेंशन के बारे में दिया गया कि रिसर्च के अर्थ क्या होते हैं, उसके मीनिंग क्या होते हैं, उसका पर्पस, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या होता है। रिसर्च के मीनिंग, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है, पर्पस उसका उद्देश्य क्या होता है, अर्थ पर्पस का हो गया क्या उद्देश्य, ठीक है, और डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। रिसर्च के कौन कौन से डायमेंशन हैं, क्या क्या रिसर्च के आयाम हैं, इसके बारे में, ठीक है। रिसर्च के मीनिंग, पर्पस और उसके डायमेंशंस। इसके बाद आती है रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में। दूसरा जो हमारा है उसमें पढ़ना क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में। क्योंकि किसी भी रिसर्च की शुरुआत, शोध की जो शुरुआत होती है वो समस्या के साथ होती है। शोध ही एक ऐसा चीज है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, समस्या के साथ शुरू होती है और समस्या के साथ ये खत्म होती है। नहीं, समस्या से शुरू और समस्या से खत्म, इसको कहा जाता है समस्या से शुरू और समस्या पर ही क्या होगा, आकर खत्म होगा। इसीलिए रिसर्च को क्या कहा जाता है, ये एक साइक्लिकल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, साइक्लिकल नेचर का होता है, मतलब जहां से शुरू होगी वहां पर खत्म होगा। मान लीजिए कोई समस्या है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स है, उस पर अपना शोध स्टार्ट किया करेंगे। जब आप शोध खत्म करेंगे तो वो, जब आप कोई भी चीज कंक्लूजन निकाल के देते हैं तो भी वो एक समस्या ही होती है। जैसे अब आपने कहा कि भाई जो बारिश कम हो रही है उसका रीजन क्या है, तो आपने कहा कि पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं। अब पेड़ पौधे क्यों कट रहे हैं, ये भी एक समस्या है ना, तो उसका जवाब क्या होगा, क्योंकि घर बहुत ज्यादा बन रहा है। अब घर क्यों ज्यादा बन रहा है, तो लोगों की जरूरत है। लोगों की जरूरत क्यों है, तो उसको दिखावा करना है। दिखावा क्यों करना है, तो उसके पास ईगो है। मतलब अब अगर इस तरह से हम शुरू करें ना तो कहीं ना कहीं पूरे ये साइक्लिकल नेचर में चलती रहेगी। तो इसीलिए तो रिसर्च प्रॉब्लम्स के बारे में, रिसर्च के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, चर कौन कौन से होते हैं, मतलब जो भी मतलब आप क्या करते हैं, जो भी फैक्टर्स बोल सकते हैं, कारक जो रिसर्च में हमारी हेल्प करते हैं, जिसके सहयोग से हम रिसर्च करते हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है, चर कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है। तो रिसर्च के वेरिएबल के बारे में जानना कि उसके चर क्या है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस, जो उसके काम है, जो रिसर्च के ऑपरेशन जो उनके काम है उनका डेफिनेशन जानना है। क्या करना है, उनका डेफिनेशन जानना है। रिसर्च के जो काम है उनका डेफिनेशन जानना है। क्या करना है, उनका डेफिनेशन जानना है। इसके बाद हाइपोथेसिस के बारे में, बहुत बड़ा टर्म बनता है हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस भी पूछती हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं कौन से, नल हाइपोथेसिस के बारे में, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में, और भी तरह के हाइपोथेसिस है। लेकिन अपने पास दो तरह का काम होता है इसलिए हम दो पढ़ के निकल जाते हैं। सैम्पलिंग से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जिसमें आप सुनेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन है, सैम्पलिंग कहते किसको है, सैंपल का मतलब क्या होता है, और रिसर्च में सैंपल बनाना जरूरी क्यों है, ठीक है। इसके बाद आती है कौन सी आपकी, इथिक्स इन कंडक्टिंग एंड रिपोर्टिंग रिसर्च। जब आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, जब आप रिसर्च कर रहे हो और जब उसका रिपोर्ट कर रहे हो, मतलब जो उसमें से फाइंडिंग्स निकल के आई हैं उसके जब आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो उस समय कौन कौन से इथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब कौन कौन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में कि जब रिसर्च आप जब रिसर्च कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, जब रिसर्च का काम आपका चल रहा है, तो कौन कौन से इथिकल वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए। इथिकल वैल्यू का मतलब कि नैतिकता की बात हो रही है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको डेटा दे रहा है, अब ये नहीं कि मतलब जब आप रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसमें हम उसका नाम लिख दीजिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपने मान लीजिए किसी तरह से उसने दी है, तो कभी भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके जो डेटा को आप लीक नहीं करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमें किस सोर्स से मिला है, उसके डेटा को लीक करना ये इथिकल वैल्यू नहीं, इथिक्स के खिलाफ होती है। तो ये इथिक्स के खिलाफ है, तो इसीलिए उसका ध्यान रखना चाहिए कि भले ये इथिक्स के खिलाफ है तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर किन्हीं से आप डेटा ले रहे हैं, तो अगर आप उनको हो सकता है तो कुछ सहयोग भी कर दे। अब आप ये जानना चाहते हैं कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, तो गरीब लोग कैसे रहते हैं, तो इसके लिए तो भाई गरीबों के बीच जाना पड़ेगा, बिना उसके बीच जाए हुए काम हो नहीं सकता है। तो उनके बीच अगर जा रहे हैं तो भाई कुछ उनके लिए सहयोग राशि उनको दे दीजिए, अच्छा लगेगा उनको कि चलो भाई, नहीं तो उनको लगेगा कि भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। ये छोटी मोटी चीजें एक इथिकल वैल्यू में आती है ना।
जैसे कल ही गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो जाते वक्त में पैसा नहीं था, खुला पैसा, आते वक्त में था, तो एक व्यक्ति मांग रहा था तो हम दे दिए। अब भाई 5-5 हजार 10-10 हजार के आप सामान खरीद कर बाहर निकल रहे हो, वहां पर कोई मान लीजिए ठीक है भीख ही मांग रहा है, मान लीजिए नहीं करना चाहिए, उसको मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन भाई अगर 5 रुपए 2 रुपए 1 रुपए आप दे देंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बाकी क्योंकि आप एक अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में, जितने भी लोग मान लीजिए स्मार्ट बाजार शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से जो भीख मांग रहा व्यक्ति है उससे अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में है ना, तो अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी हेल्प कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो मैं वहीं गौर कर रहा था, फिर देख 10 मिनट 20 मिनट, मतलब इतने लोग गए, कम से कम 100 लोग गए, मतलब या 10 लोग गए, उसमें से मान लीजिए एक मात्र या दो कोई हेल्प कर दिया, नहीं तो नहीं कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि भाई हमारे समाज में जो नैतिकता वाली बात है या इथिकल वैल्यू वाली बात है मानव के अंदर, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है ना। चलिए, तो एथिक्स का ध्यान रखना है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। मेन इंपॉर्टेंट पैराडिगम ऑफ रिसर्च, जिसमें आप पढ़ते हैं कौन सा, क्वालिटेटिव पैराडाइम एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम के बारे में, ठीक है। पैराडाइम ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव पैराडाइम और क्वालिटेटिव पैराडाइम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे क्वांटिटेटिव पैराडाइम, क्वालिटेटिव पैराडाइम, मिक्स मेथड अप्रोच। जब मिक्स मेथड कब होगा, जब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिलेंगे तो उसे क्या कहते हैं, मिक्स मेथड अप्रोच कहते हैं उसको। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के जो अलग अलग मेथड्स हैं उसके बारे में। तो मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। नहीं, कोई भी किसी अगर रिसर्च करना है तो कौन कौन से मेथड लगा सकते हो, तो ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप एक जगह बैठ गए, जैसे मैंने कहा ना, कल मैं बैठ गया और उसको देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन सा व्यक्ति उसे पैसा दे रहा है और कौन पैसे नहीं दे रहा है, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है सर्वे। सर्वे मतलब कि एक सर्वेयर को नियुक्त कर दिया, एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, और वो दो तरीकों से, एक तरीका उसमें है इंटरव्यू। सर्वे के ही दो पार्ट है, एक है इंटरव्यू और दूसरा है क्वेश्चन है, ठीक है। एक है कौन सा, इंटरव्यू, दूसरा है कौन सा, क्वेश्चन है। इंटरव्यू सॉरी, सर्वे के ही दो पार्ट है, इंटरव्यू और क्वेश्चन है। अब इंटरव्यू में क्या, एक मतलब सर्वे में एक व्यक्ति को आपने नियुक्त कर दिया, वो लोगों से मिल करके जानकारी हासिल कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है, इसको आप कहते हैं इंटरव्यू या क्वेश्चन आयर कर सकते हैं। दूसरी है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल क्या है और क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इसके बाद है फील्ड स्टडी, मतलब आप फील्ड में उतर कर फिर स्टडी कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है और किस हिसाब से हमें अपने काम को कंडक्ट करना चाहिए। उसके बाद है क्रॉस कल्चरल स्टडी, जब दो अलग अलग कल्चर के लोग आपस में मिलकर स्टडी कर रहे हैं, दो अलग अलग कल्चर को आप एक जगह स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात करें इंडियन कल्चर की और हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की, पश्चिमी सभ्यता की और पूर्वी सभ्यता की, और उन दोनों को एक साथ क्या करके, एक ही साथ क्या कर, दोनों को मर्ज करके हम अध्ययन कर रहे हैं, इसको आप कहते हैं क्रॉस कल्चरल स्टडी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है फिनोमोलॉजी रिसर्च, फिनोमोलॉजी मेथड, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप, नैरेटिव्स, केस स्टडी और इथनोग्राफी, ठीक है। ये सभी कहां पे आते हैं, सभी आते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च के अंदर। तो आपको पैराडाइम के बारे में जानना है, पैराडाइम के बारे में मैंने पूरा का पूरा एक टेबल बना के दिया हुआ, और उस टेबल को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा लगभग 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि पैराडाइम से एक क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो क्वांटिटेटिव पैराडाइम से रहे चाहे वो क्वालिटेटिव पैराडाइम से रहे, ठीक है। क्वांटिटेटिव पैराडाइम से रहे चाहे क्वालिटेटिव पैराडाइम से, एक पैराडाइम से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो उस टेबल को अगर आप पढ़ लें तो वो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और उसकी जो नोट्स है, जो उसकी नोट्स हैं वो आपको एप्लीकेशन पर जो फ्री स्टडी मटेरियल वहां भी डाला गया है। और आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो बस इसके बाद जब रिकॉर्डिंग आपको दिखने को मिलेगी शाम तक उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया जाएगा, ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैराडाइम को बस एक टेबल के माध्यम से बताया गया, और उससे आप ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हैं सिर्फ एक टेबल पर, मतलब उसमें उतना ब्रॉड लेवल तक नहीं जाना क्योंकि उतनी याद ही नहीं रहेंगी। तो अपने को जितना एग्जाम में जरूरी है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी अपने पास इंफॉर्मेशन स्टोर है, आपको बाद में जब भी जरूरत पड़े आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो अच्छी बात है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस एग्जाम पे रखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन चीजों पर क्या करना है, ज्यादा जोर लगाना है, ठीक है। तो पैराडाइम ऑफ रिसर्च, और यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी,
यहाँ से पार्ट जो आता है वो साइकोलॉजी का पार्ट आता है, बट क्वेश्चन यहाँ से भी अपने पास भी आते हैं। आप टी टेस्ट के बारे में क्वेश्चन देखेंगे, आया हुआ है, टी टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, काय स्क्वायर टेस्ट के बारे में क्वेश्चन आता है, काय स्क्वायर टेस्ट कहाँ लगाते हैं, अनोवा टेस्ट कहाँ लगाते हैं, जेड टेस्ट कहाँ लगाते हैं, एफ टेस्ट कहाँ लगाते हैं। तो ये सारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स साइकोलॉजी का पार्ट है, बट जब रिसर्च के अंदर ये है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन वहां से क्या किया जाता है, एक उठा कर रख दिया जाता है। तो इसे दो भाग में बांटते हैं, एक बांटते हैं कौन सा, पैरामेट्रिक, और दूसरा बांटते हैं नॉन पैरामेट्रिक। कॉमर्स में भी है यूनिट नंबर 6 में, लेकिन रिसर्च के अंदर है तो रिसर्च एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन वहां से उठा कर रखता है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ब्रॉड को पकड़ेंगे तो तीनों चीजें एक साथ मुझे पकड़ में आ जाएंगी। तो एक काम को बार बार करने से बढ़िया एक बार करें, तीनों स्टूडेंट बैठ करके आराम से एक बार देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वहां पर पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपको टी टेस्ट आता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपका साइन टेस्ट, साइन रैंक टेस्ट, मैन व्हाइटने टेस्ट, कुर्कुस वॉलिस टेस्ट, फ्रेडमेंट टेस्ट, उसके बाद पावर एनालिसिस एंड इफेक्ट साइज, ये कॉमर्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। कॉमर्स में भी है पावर एनालिसिस एंड इफेक्ट साइज, और यहाँ भी रिसर्च मेथड में। इसके बाद इसमें दो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व कब बनता है, प्रोबेबिलिटी कर्व कब बनता है, और सबसे जरूरी चीज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर आप मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ते हैं, मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानते हैं, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड के बारे में जानते हैं, मतलब एक एवरेज वैल्यू निकालना, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड के बारे में, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। अब जब यहाँ पर मीन की बात आती है तो ये तीन पार्ट में बढ़ जाते हैं। कौन कौन से बन जाते हैं, अर्थमेटिक मीन है, अंकगणितीय मान, ज्योमेट्रिक मीन है नहीं, और उसके बाद हार्मोनिक मीन है। मीन भी तीन प्रकार की होती है, किसी भी डेटा का हम तीन मीन निकाल सकते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं, और ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। आपका कौन सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट, अच्छा, ठीक। तो इसमें कौन सी तीन चीजें, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकलती है ना। और मीडियन माध्यिका, और एक होता है बहुलक, जो आप 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसी के ब्रॉडर टर्म को यहाँ पर देखा जाता है रिसर्च मेथड में। और एक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ये निकाल के दिखाएगा कि कोई भी डेटा किसी एक वैल्यू से कितना, मतलब क्या है, कितना ज्यादा उसमें फैलाव है। मान लीजिए कि हम 12 चूज कर लीजिए, बहुत सारा डेटा उसमें एक नंबर 12 चूज कर लीजिए, अब 12 से कोई भी डेटा कितना ज्यादा दूर है या कितना ज्यादा पास है, उसी को चेक करना डिस्पर्शन के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। सीखेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। और जब रिसर्च मेथोडोलॉजी का पढ़ ले तो रहेगा कि हाँ कुछ पढ़े, और यही चीजें 6 महीने में क्या कोर्स वर्क के अंदर पढ़ाई जाती है। पीजी में आप पढ़ के आए हैं तो टेस्ट भी हो जाएगा कितना पढ़े हैं, दोनों चीजें। पीजी में तो सिलेबस है ना, लेकिन यहाँ का स्टूडेंट कहता है कि हम बहुत पढ़े हैं, कोई कोई तो ये भी सोचता होगा कि हम आपसे ज्यादा ही पढ़े हैं, है ना। तो भाई टेस्ट भी हो जाएंगे कि मास्टर्स में तुम कितने पढ़े हो, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो जांच हो जाएगी ना, कि रिसर्च मेथड कितने पढ़े हैं। नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ लो, अगर हमसे ज्यादा पढ़े हैं तो हमको पढ़ा दीजिए, दोनों चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आती है कौन सी, कोरिलेशनल एनालिसिस, जहां से मैंने कहा ना कोरिलेशन से कुछ, इसको कहते हैं सहसंबंध गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सहसंबंध गुणांक कहते हैं। कि मतलब किसी भी एक डेटा के अंदर जो एक वैल्यू के साथ किस, मतलब जो सभी डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यू है उन सब का रिलेशन कैसा है, कोरिलेशन चेक करना। अब कोरिलेशन चेक करना है तो वहां पर क्या निकाला जाएगा, प्रोडक्ट, मूवमेंट, रैंक, ऑर्डर सब निकाले जाते हैं कि उसका रैंक कैसा है, ऑर्डर कैसा है। पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन किए जाते हैं। कभी कभी जो सहसंबंध होता है कुछ हद तक होता है, जिसको आप कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन, और एक होता है कोरिलेशन किस तरह का, मल्टीपल होता है, मतलब एक ही गुना सहसंबंध नहीं है, उसके बहुत सारे सहसंबंध है। जैसे मान लीजिए कि पार्शियल कोरिलेशन की आपका केवल इनसे दोस्ती है, दैट्स कॉल्ड पार्शियल रिलेशन कोरिलेशन, लेकिन आप ही की दोस्ती इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स से है, जिस कारण से इनकी भी दोस्ती हो गई सारे स्टूडेंट्स से, इसको कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन, मतलब एक ही व्यक्ति को अलग अलग व्यक्तियों के साथ जोड़ा जा रहा है। तो सेम चीज है, जब आप डेटा को देखेंगे तो डेटा में एक वैल्यू क्या कर रहा है, एक ही साथ जुड़ रहा है, या एक ही डेटा अलग अलग तरह से जुड़ रहा है, बड़े से भी जुड़ रहा है, छोटे से भी जुड़ रहा है, और अपने आप से भी जुड़ रहा है। इसको आप मल्टीपल कोरिलेशन के अंतर्गत डाल सकते हैं। फिर है स्पेशल कोरिलेशन आता है मेथड, है ना। इसके बाद रिग्रेशन एनालिसिस आती है, फैक्टर एनालिसिस आती है, और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जिसमें आएगा आपको अनोवा,
अनोवा टेस्ट के बारे में बात की मैंने, अनोवा आएगा। अनोवा वन वे फैक्टोरियल, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, रिपीटेड मेजर डिजाइन, लैटिन स्क्वायर कोहर्ट स्टडी, टाइम सीरीज, अनोवा, एक्नोवा, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। तो ये इतना रिसर्च एप्टीट्यूड में नहीं पढ़ना। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमको पढ़ना है कौन कौन सा, सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना है मेन, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, रिसर्च के जो मीनिंग है उसके जो डिजाइन है, डायमेंशन है, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हाँ, इसके बाद आपके कौन से थे, हाँ, टेस्ट के बारे में थोड़ा जानना है कि कौन सा टेस्ट कब यूज होता है, क्योंकि वो क्या करता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ देता है कौन से टेस्ट को कब यूज करेंगे, ये बड़ा जरूरी है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है वो। इसके बाद पैराडाइम के बारे में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मेथड्स ऑफ रिसर्च आएगा ही आएगा। इसके बाद थोड़ा बहुत कहीं से सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्सन से क्वेश्चंस को निकाल दो। बाकी साइकोलॉजी के लिए पूरा पढ़ना है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट पूरा पढ़ेंगे, और जिनका रिसर्च एप्टीट्यूड है पेपर 1 में वो भी पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अपनी जितनी जरूरत होगी उसको निकाल लीजिएगा, बाकी को कॉपी बंद करके रखिएगा और बाद में उसको जरूर अध्ययन करना है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स नेट कर रहे हो और प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हो, मास्टर्स किया हो, उनको कम से कम रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा ज्ञान अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपने लोग केवल दरभंगा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ललित नारायण यूनिवर्सिटी के लिए, अपने लोग पढ़ रहे हैं कहाँ पर के लिए, दिल्ली, है ना, पूरे भारत के बच्चे एक साथ एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी जो है ना कहीं पर मार चल रही है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत क्या करनी, तैयारी करें, क्योंकि ज्ञान अधूरा नहीं जाएगा और मेरे पास समय की कमी रहती है, इसलिए दोनों बैचेज को एक साथ मर्ज करके पेपर 1 के भी और इसके भी दोनों को एक साथ बताया जाएगा, ठीक। बाकी मैं इसके लिए जो इसका नोट्स बना हुआ है हिंदी में वो मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों जगह आप उसको जाकर एक बार चेक करिए, देखिए, उसमें पढ़िए, क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता है, पढ़िएगा जरूर। कोई भी एक टॉपिक जैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर ही पढ़िए, सैम्पलिंग के बारे में पढ़िए, हाइपोथेसिस के बारे में, ज़्यादा मोटा है नहीं, लगभग हमको लगता है 40 या 50 पेज का होगा, उससे कम ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, और उसमें हर एक चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जैसे ICT इन रिसर्च, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से टूल कब यूज किए जाते हैं, अगर डेटा कलेक्ट करना है तो कौन सा टूल यूज करेंगे, डेटा को एनालिसिस करना है तो कौन सा टूल यूज करेंगे, क्योंकि अब रिसर्च जो होती है उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग टूल्स हैं। अब हाथ से डेटा कलेक्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मान लें डेटा को सजाना है, कैलकुलेट करके रखना है, तो आप एक्सेल यूज कर सकते हैं, स्प्रेडशीट जो आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट, अगर आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं। तो कौन से टूल कब यूज होते हैं ICT इन रिसर्च, वो आपको देखने को मिलेगा। नहीं, इसके लिए सैंपल मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर है कुछ, पेपर 1 है ना, यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे जैसे सिलेबस होगा वैसे सेम टू सेम, है ना, रिसर्च के मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, और उसके 2 अप्रोच होते हैं, पॉजिटिविज्म अप्रोच एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, जिसको आप क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पैराडाइम, जिसको आ रहे हैं पर, जैसे हम पैराडाइम पढ़ा है ना, तो पैराडाइम इसी में आते हैं, पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच। जो पैराडाइम आपने पढ़ा है, क्वालिटेटिव पैराडाइम, पैराडिगम कह सकते हैं, पैराडाइम कहते हैं इसको, पैराडिगम या पैराडाइम कहते हैं, जो आपने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पढ़ा यहाँ पर है। इसके बाद जो अलग अलग रिसर्च के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिसर्च में आ जाएगा। इसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च है कि रिसर्च में कौन से स्टेप कब आते हैं, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, और इसी के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ही आपको सैम्पलिंग के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, जैसे ही रिसर्च में जब स्टेप में हमें सैम्पलिंग की जरूरत पड़ेगी तो सैम्पलिंग के बारे में हमको जानकारी मिल जाएंगी, आपको यहीं पर हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी मिल जाएंगी, इसके बारे में हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी मिल जाएंगी, ठीक। इसके बाद जो आप रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हो यहाँ पर मिल जाएगा,
थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग कैसा होता है, इसके बारे में स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग से क्वेश्चन पूछा भी गया था। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, जब रिसर्च की बात करेंगे तो वहां पर कौन कौन से एप्लीकेशन या टूल या सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर। इसके बाद लास्ट में है रिसर्च एथिक्स, जो अभी मैंने बात की, एथिक्स इन कंडक्टिंग रिसर्च एंड रिपोर्टिंग द रिसर्च रिपोर्ट। जब आप रिसर्च रिपोर्ट क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो या रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है, इसके बारे में तो यहाँ पर मिल जाएगा। लगभग कहा ना मैंने 40 से 50 पेज का है, 47 पेज का है। तो इसको मैं भेजता हूँ, एक बार उसको जरूर पढ़िए पूरा उलट, ठीक है, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि आप तो बच्चे नहीं ना लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊँ, आप उसको पढ़ के आइए। मैं भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना कितना पढ़े हैं, और उसके बाद उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, उसके लिए क्लासेस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे मीनिंग से क्वेश्चन है, तो मीनिंग से ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसको किस तरह से क्या करना है, अपने को क्वेश्चन को करना है, या उसमें कौन कौन से नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं, नए टर्म्स ऐड किए गए हैं, नए क्वेश्चंस ऐड किए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो बाकी बेसिक्स आपको एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स दे दिया गया, उसको पढ़ें, समझे, जो नहीं समझ में आता है उसको पूछिए, ठीक है। पढ़ाई का सबसे अच्छा मतलब यही है कि विद्यार्थी किताब को पढ़ के आए, नोट्स को पढ़ के आए, टीचर से प्रश्न पूछें, और बाकी टीचर उस पर कुछ जो नए फैक्ट्स हैं, जो नई चीज़ हैं उसको जोड़े। वो लाइन बाय लाइन नहीं कि वहाँ पीडीएफ पढ़ा हुआ लाइन बाय लाइन उसको पढ़ा रहे हैं, नहीं, उससे ना हमारी ग्रोथ होगी और ना किसी आपकी ग्रोथ होगी, ठीक। किताब पढ़ना तो सबको आता ही है ना, आता है ना किताब पढ़ना, तो किताब तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए उसके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल 10 बजे ही, और लेट नहीं करिएगा। कल सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है कौन से, रिसर्च के मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डायमेंशन, उसके पर्पस, इन तीनों चीज को करेंगे। कौन से करेंगे, रिसर्च की मीनिंग क्या है, रिसर्च का क्या मतलब होता है, उसके डायमेंशंस क्या क्या होते हैं, रिसर्च के कौन कौन से आयाम होते हैं, रिसर्च करने का हमारा पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये हमारा कल का सीरीज रहेगा, सबसे पहला लेक्चर इसी के बारे में, ठीक है। तो अभी लगभग हमको लगता है कि 10-15 लेक्चर्स लगेंगे, लेकिन 10-15 लेक्चर्स करने के बाद आपको पूरा का पूरा रिसर्च एक बार अध्ययन अच्छे तरह से हो जाएगा, तो बाकी दोबारा पढ़नी नहीं पड़ेंगी, आप किसी को अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल।